Good morning, students. Today's our topic is strain. हमने लास्ट वीडियो में लेक्चर में ये पढ़ा था कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस हमें समझ आया कि स्ट्रेस इज द फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉर्मेशन, ओके, रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन आता है। और वो डिफॉर्मेशन कितना है या किसी क्वांटिटी में किन टर्म्स में, किन फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, वो जो चेंजेस हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ओके, तो अगर स्ट्रेन को मैं देखूं तो क्या होगा, स्ट्रेन इज एक्चुअली डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन कितना है, चेंज कितना आ रहा है किसी क्वांटिटी के अंदर, ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। सपोज करो कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उसे बहुत दिनों बाद मिलते हो, आप उसे कहते हो कि यार तो बहुत मोटा हो गया, तेरा वजन बढ़ गया। या आप किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हो, कहते हो यार तेरा तो वजन लूज हो गया, वेट लूज हो गया था। तो ये जो लूज और गेन है, ये आप किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, उसकी पहले की कंडीशन के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो कि जो पहले जैसा था उससे तेरा वेट अभी बढ़ा है या घटा है। तो पहले वाला रेस्पेक्ट जो आप किसी के रेफरेंस में तो बातें करोगे ना, तो किसके रेफरेंस में कर रहे हो, जो एक्चुअल था। तो यहाँ जब आप चेंज पढ़ने जा रहे हो किसी क्वांटिटी के अंदर कितना चेंज आया है, तो वो चेंज भी आपको उसकी एक्चुअल शेप और साइज के रेस्पेक्ट में बताना होगा, तभी तो समझ आएगा उसमें कितना चेंज आया है। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ किसी रॉड में 2 सेंटीमीटर का चेंज आया है, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ गई है, तो आप उसका चेंज किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, एक्चुअल लेंथ के रेस्पेक्ट में। भाई 2 सेंट पहले कितना था, वो 100, तो अब कितना हो गया होगा 102, 102 सेंटीमीटर। तभी तो समझ आएगा ना एग्जैक्टली कितना बढ़ा है। अगर 1 सेंटीमीटर की बॉडी है, वो 1.5 सेंटीमीटर की हो गई है, तो मुझे ये 0.5 सेंटीमीटर का चेंज पहले ये देखना पड़ेगा वो एक्चुअल कितना था। तो वही चीजें हैं, हम जो स्ट्रेन डिफाइन करने जा रहे हैं बच्चों, वो स्ट्रेन हमें किसी एक्चुअल जो उसकी ओरिजिनल शेप और साइज या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है उसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। वैसे स्ट्रेन अगर तुम समझो तो क्या है स्ट्रेन, एक्चुअली इट इज द चेंज और इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन। कितना डिफॉर्मेशन हुआ है, कितना शेप में चेंज आया, कितना साइज में चेंज आया, उसको मेजर करना क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। स्ट्रेन की हम डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन, या इसके लिए हम जो मैथमेटिकल रिलेशन या किस टर्म्स में इसको डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रेन को मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट इज स्ट्रेन, इट इज एक्चुअली चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन divided by original configuration, original configuration। बच्चों ये है आपका स्ट्रेन। ओके, मैंने यहाँ कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं किया, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। उस पैरामीटर में क्या हो सकता है, उस पैरामीटर में लेंथ हो सकता है, उसमें किसी का वॉल्यूम हो सकता है, इसमें और कोई फैक्टर आ सकता है। इसीलिए हम किसी एक के लिए नहीं लिख रहे, एक जनरलाइज्ड फॉर्म है इसकी, क्या, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब ये कहाँ डिफाइन होता है वो हम देखेंगे, लेकिन ये मिलता जुलता किससे, तुमने कैसे सुना है। देखो मैं इसको अगर कनेक्शन दिखाऊं तो 10th क्लास में तुमने एक क्वांटिटी पढ़ी है जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सुना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, velocity of light in vacuum divided by velocity of light in air और मीडियम, यही तो है ना भाई, एयर नहीं है वो मीडियम है, इट इज म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, यही तो आता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यहाँ आएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये देखो रेशो है ना, किसके रेस्पेक्ट में रेशो है, एक स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में रेशो। स्टैंडर्ड क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये स्टैंडर्ड, वहां उसकी लाइट, वहां उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो किसी मीडियम में कितनी हो जाएगी, तो जो रेशो होती है क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो आपके पास वहां भी यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ऊपर यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकंड, नीचे यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकंड। इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। This refractive index has no unit.
ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। आ जाओ यहाँ पर, स्ट्रेन ऊपर है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज, नीचे है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लेंथ की बात करते हो तो ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। तो लेंथ है ऊपर तो मीटर होगा, नीचे भी मीटर होगा, कैंसल आउट होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो ध्यान रखना है स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हो इट हैज नो यूनिट, नो यूनिट। तो यूनिट नहीं है तो कोई ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और स्ट्रेन कोई यूनिट नहीं। अभी तक हमने दो नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, जिसमें से स्ट्रेस और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। स्ट्रेस की क्या थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं। तो टाइप क्या है हमारे पास, कितनी टाइप्स हैं? फर्स्ट इज longitudinal strain, second volumetric strain, and third shear strain or shearing strain। तो आपके पास तीन तरह के स्ट्रेन अब डिफाइन है। हमने स्ट्रेस भी पढ़ा था, और नाउ दीज आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो पहला स्ट्रेन कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एंड तीसरा शेयर। फर्स्ट टाइप आते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है। तो इसके लिए वही हमारे पास पैटर्न जो हमने कल भी पढ़ा है। ये कोई रॉड है हमारे पास जो किसी पर्टिकुलर लेंथ की है, लेंथ कितना है? L लेंथ। ओके, नीचे हमने क्या किया? कोई वेट सस्पेंड किया जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रहा हो, और फोर्स पर यूनिट दिस एरिया क्या होगा? स्ट्रेस डिफाइन होगा। इस स्ट्रेस की वजह से इसके अंदर एलोंगेशन आएगा, एलोंगेशन आएगा तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? वो चेंज हो जाएगी। तो लेंथ चेंज होगी, कितनी हो गई? अब ये आपकी डेल्टा एल चेंज आ गया, फोर्स इसमें लग रहा है, तो ये जो डेल्टा एल चेंज आया है ये आपका चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है, और ओरिजिनल कितना है? एल। तो इन दोनों की जो रेशो होगी वो क्या होगी? डेल्टा एल बाय एल। वो क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। ये मैं लेंथ के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं, इसीलिए कौन सा स्ट्रेन? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन अगर मैं यहां लिखता हूं तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन व्हिच इज डेल्टा एल बाय एल। बताओ इसकी यूनिट क्या होगी? कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज ऊपर भी मैं लेंथ की बात कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में भी लेंथ है। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल। ओके, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, अगर ये पूछते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन किस स्ट्रेस की वजह से आया है, तो आप क्या बताओगे? देखो यहां स्ट्रेस है इसीलिए तो स्ट्रेन आया है। स्ट्रेन एक रिजल्ट है, ओके, प्रोडक्ट है स्ट्रेन, और जो उसका एक्चुअल जिसने शुरू किया है ये प्रोसेस, जैसे कहते हैं ना एक्शन का रिएक्शन है, तो एक्शन कौन कर रहा है? स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या आया? स्ट्रेन आया। तो यहाँ स्ट्रेन कौन है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो इसके लिए कौन सा स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है? तो अगर नाम बताओ, क्या बताओ? नॉर्मल स्ट्रेस। और उसमें भी अगर कैटेगराइज करो तो कौन सा है? टेंसाइल। सो टेंसाइल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ स्ट्रेन व्हिच इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, समझ आई ये बात? चलिए आगे सेकंड पॉइंट करते हैं व्हिच इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या है? वॉल्यूम में चेंज हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा, वॉल्यूम में चेंज कैलकुलेट करना है तो सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो हमारे पास ये वाटर वाला ही है, जो हमने किसी टैंक में स्फेरिकल बॉडी को लिया था। जरूरी नहीं है आप हर बार टैंक शो करो, आप बस जस्ट एक बॉडी से स्फेरिकल बॉडी शो कर सकते हो जिसपे हर तरफ से क्या हो रहा है? एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये जो फोर्स है ये इस बॉडी को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। और अभी इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो कितना है? V। जब इस पे हर तरफ से फोर्स लगा नॉर्मल डायरेक्शन में तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस होके नाउ इट्स वॉल्यूम इज लाइक, ये शेप इसका ये हो गया। तो अभी जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया? V प्राइम। बदल गया, ये मैंने V माना तो इस अब नए वाले का वॉल्यूम क्या माना मैंने? V प्राइम। ओके, तो ये जो चेंज आया है, इतना जो चेंज आया है ये क्या होगा? डेल्टा V। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन इज डेल्टा V।
ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज V, इनकी रेशो डेल्टा V अपॉन V। एक स्ट्रेन डिफाइन हुआ, कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो सेकंड टाइप स्ट्रेन है वो क्या है आपका? डेल्टा V अपॉन V। ठीक है। एंड व्हाट इज डेल्टा V? अगर कोई यहां पर हम कहीं जगह पुट भी करेंगे इसको, सो व्हाट इज डेल्टा V? इट इज V माइनस V प्राइम। इट मींस जो इनिशियल है वो ज्यादा है और फाइनल है वो क्या है? कम है। तो चेंज कैसा आया है? नेगेटिव चेंज आया है। तो कई जगह यहाँ नेगेटिव साइन भी यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि जो चेंज आया है वॉल्यूम में वो डिक्रीजिंग सेंस है, वो घटा। चेंज बढ़ भी सकते हैं, जैसे लेंथ बढ़ी है, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ है? कंप्रेशन की वजह से क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। हेंस वी शो हियर नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ डेल्टा V। जो चेंज है ये एक्चुअल से कम है, मतलब फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा। सो हियर वी शो डेल्टा V अपॉन V। अगेन इसकी भी कोई यूनिट डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ बताओ ये किस टाइप के स्ट्रेस की वजह से पॉसिबल है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। और किसमें आता है ये? नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, तो इसके लिए भी हम अगर फॉर्मूला यूज करेंगे या स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, जिसकी वजह से क्या आया? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया। ठीक है, क्लियर है? जो कंप्रेशन शो कर रहा है। चलिए तीसरा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारा? शियर स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेन स्ट्रेन देखते क्या? ये आपके पास कोई शेप है, ये मैंने कल भी बनाई थी ना, हमने लास्ट वीडियो में भी ये देखा था कि ये आपके पास जो शेप है इस पे मैंने क्या किया? टेंजेंशियल दिस एक फोर्स अप्लाई किया। तो ये फोर्स क्या करेगा? इसकी शेप को चेंज करेगा बिना बॉटम को डिस्टर्ब किए। तो बॉटम इसका एक्चुअल पोजीशन पे ही है और जो अपवर्ड जो आज का टॉप है वो क्या हो जाएगा? वो किसी वो ये पोजीशन ले लेगा। तो एक्चुअल पोजीशन इसकी ये थी और अब इसकी पोजीशन ये हो गई, ठीक है। तो ये एक्चुअल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है? थीटा डिस्प्लेस्ड। ओके, आप ये डिफाइन कर सकते हो कितना होगा गैप। इनको पॉइंट्स की जो नाम देते हैं, ये आपका A पॉइंट है, दिस इज B, ये मैंने C मान लिया। तो व्हाट इज AB? ये मैंने मान लिया, चलो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा L। ठीक है, जो बॉटम है और जो टॉप लेवल है उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो होगा L, सपोज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ जो स्ट्रेस होगा वो कौन सा होगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। जो सेकंड टाइप था नॉर्मल से अलग था, क्या नाम था उसका? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से ये चेंजेस आए। ओके, और इन चेंजेस में फोर्स होगा और ये ऊपर वाला जो एरिया होगा वो तो स्ट्रेस डिफाइन हो जाएगा। हमें क्या डिफाइन करना है अभी? शियर स्ट्रेन डिफाइन करना है। तो स्ट्रेन कितना आया? स्ट्रेन का मतलब चेंज इन कॉन्फिगरेशन कितना आया? वो ये थीटा आया। ओके, जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? tan थीटा की। थीटा बहुत स्मॉल है तो ये ऑलमोस्ट tan थीटा के। तो ये मैथमेटिक्स का एक्सटेंशन sin थीटा का पढ़ते हैं हम, cos का पढ़ते हैं, तो कभी डिस्कस कर लेंगे। इस थीटा आपका ऑलमोस्ट tan थीटा है। अगर tan थीटा की मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करके tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो वो क्या आएगी? व्हाट इज tan थीटा? इट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर ये 90 है तो एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज और जो बचा हुआ है वो क्या है? बेस। ठीक है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर वो है आपका AB और जो आपका बेस है वो है AC। तो आप लिख सकते हो दिस इज AB अपॉन AC। सो tan थीटा इज AB डिवाइडेड बाय AC। AB is delta L and AC is L. So this theta is delta L by L and this is shear strain. ये क्या है आपका? shear strain है जो थीटा के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। So strain इसकी भी कोई यूनिट नहीं होगी तो हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली हमने ये 3 स्ट्रेन पढ़े जिसमें हमने पहला क्या पढ़ा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जो लेंथ की तरह डिफाइन होगा और स्ट्रेस इज रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस इज नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा हमने पढ़ा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस इज अगेन नॉर्मल स्ट्रेस। तीसरा हमने पढ़ा शियर स्ट्रेन एंड रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। ओके, तो
तीन तरह के स्ट्रेस की वजह से हमने तीन तरह के स्ट्रेन जो जनरेट हुए हैं वो पढ़े हैं। तो स्ट्रेस से स्ट्रेन आता है, कहीं स्ट्रेस अप्लाई होगा तो स्ट्रेन आएगा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है हमारे सामने, जिसे हुक्स ने डिफाइन किया था। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात पे बेस्ड है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस है तो क्या है, स्ट्रेन है। अगर कहीं स्ट्रेन दिखाई दे रहा है तो जरूर पीछे क्या होगा, कोई स्ट्रेस होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस पे बेस्ड आगे हम कुछ ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद हम मटेरियल की स्ट्रेंथ और मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। इन्हीं चीजों से सामने आता है कि किन्हीं मटेरियल्स के आप वायर्स बना सकते हो, किसी मटेरियल से आप शीट्स बना सकते हो, जबकि दूसरे मटेरियल से आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या वायर, हर मटेरियल के वायर बनाए जा सकते हैं? नहीं बनाए जा सकते। तो कुछ मटेरियल, तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं जो उस ग्राफ से डिफाइन होंगे, और वो ग्राफ किस पे बेस्ड है, हुक्स लॉ पे बेस्ड है। तो हुक्स लॉ क्या है एक्चुअली, आपने ये कोई वायर लिया है, इसके नीचे आपने कोई लोड सस्पेंड कर दिया। लोड का मतलब कोई भी आपने यहाँ मासेस रखे होंगे जिसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट जा रहा है, जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, लोड। और इस लोड की वजह से इस वायर में एक्सटेंशन आया, एक्सटेंशन का मतलब चेंज इन लेंथ आया। तो जो एक्सटेंशन और एलोंगेशन, जो एक्सटेंशन या एलोंगेशन यहाँ जनरेट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, लोड की वजह से। अच्छा, एक आप ये बता सकते हो क्या मैं लोड बढ़ाऊंगा तो ये एक्सटेंशन बढ़ेगा? बढ़ेगा। मैं लोड और बढ़ाऊंगा तो एक्सटेंशन और बढ़ेगा। लेकिन आप कब तक ऐसा कर सकते हो, जब तक ये टूट ना जाए। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि इसकी इलास्टिक लिमिट, एक टर्म आती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जब तक वायर इसको, ये कौन है, स्ट्रेस, लोड है नीचे, ये कौन है, स्ट्रेस को क्या कर सकता है, वो बियर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। आप उसके आगे मत जाओ, जहां तक वो इलास्टिक लिमिट है। इट मीन जब आपने उसको एक्सटेंड किया और जब रिलीज कर दिया वो वापस अपनी शेप में आ गया, आपने और ज्यादा उसको स्ट्रेस किया, फिर रिलीज कर दिया, वो वापस अपनी शेप में आ गया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो और छोड़ते हो तो वापस अपनी शेप में नहीं आता। इट मींस आपने उसकी इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर दी। ठीक बात है, क्लियर है ये? आप एक रबड़ बैंड को कितना खींचते हो और छोड़ते हो, वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। आप उसको इतना एक्सटेंड कर दो कि वो टूट जाए तो क्या वापस शेप में आएगा? नहीं। तो आपने उसकी इलास्टिक लिमिट को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो हम विद इन इलास्टिक लिमिट रहते हुए इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि दिस लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या एलोंगेशन। कि लोड बढ़ाओगे तब तक एलोंगेशन भी होता रहेगा, लेकिन अगर आप उस लिमिट से आगे चले जाओगे तो हम इस फॉर्मूले को या इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हम फॉलो अप नहीं करेंगे। तो वहां पर हुक्स लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि हुक्स लॉ तो इस बात पे बेस्ड है कि लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन और एलोंगेशन। So load is directly proportional to elongation. ये क्या है बच्चों, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या है, लोड ऑन अ बॉडी और ऑन अ वायर और ऑन अ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। ये किसी भी शेप के लिए, यहां मैं रॉड की बात कर रहा हूं, किसी भी शेप के लिए। अच्छा, अब यहां देखो, ये लोड को ही हमने क्या बोला था अभी तक, ये लोड पर यूनिट एरिया क्या है, स्ट्रेस। तो क्या आप इसी फॉर्म को ये भी लिख सकते हो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इज एलोंगेशन, चेंज क्या है, स्ट्रेन। तो क्या आप ये लिख सकते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज एडवांस्ड फॉर्म या स्पेशल फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ। हुक्स लॉ एक्चुअली किसके लिए है, लोड और एलोंगेशन के लिए, या किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स जो चेंज को डिफाइन कर रहा है। जितना फोर्स लगेगा उतना स्प्रिंग खिंचता चला जाएगा। ये हमने कल ये परसों ये हमने पढ़ा था, ये एक स्प्रिंग लगा दिया, ये एक मास लगा दिया, ठीक है। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा। मैंने फोर्स बढ़ा दिया, स्प्रिंग और ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा। मैंने और फोर्स बढ़ाया, स्प्रिंग और एक्सपेंड हो गया। तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही इसके अंदर एलोंगेशन आ रहा है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन। ठीक,
उसी को मैंने यहाँ लोड के फॉर्म में लिख दिया, लोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन। यहाँ लोड है मतलब वेट है, नीचे जा रहा है इसलिए वेट लिख दिया। और इसी को अगर मैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में बोलता हूँ, सो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब एक और बात बता दूं, मैंने यहाँ पे 2 वायर ले लिए, एक मैंने वायर लिया एल्यूमिनियम का और एक वायर लिया कॉपर का। तो दोनों में मैंने सेम वेट नीचे सस्पेंड किए। पहले एल्यूमिनियम के वायर के साथ एक्सपेरिमेंट किया, हाफ केजी, फिर हाफ केजी, फिर हाफ केजी, ऐसे मैंने 10 टाइम्स हाफ केजी कर रहा हूँ और एल्यूमिनियम वायर में एक्सटेंशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक मैंने टेबल बनाई और उस पर लिख दिया। ठीक, सेकेंड टाइम मैंने वायर लिया कॉपर का, सेम वेट रेशो ले रहा हूं मैं, फिर हाफ केजी, फिर हाफ केजी, ऐसे 10 टाइम्स करता हूं। दोनों के अंदर एलोंगेशन आएगा, दोनों के अंदर एक्सटेंशन आएगा, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो तो स्ट्रेन आएगा। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस है तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यहां जनरेट होगा। एक बात है, क्या दोनों के अंदर जो चेंज आएगा वो सेम आएगा? क्या दोनों के अंदर एलोंगेशन इक्वल होगा? लोड इक्वल है, मींस स्ट्रेस सेम है। क्या स्ट्रेन सेम है? स्ट्रेन है, ये बात सही है। स्ट्रेन दोनों में प्रोड्यूस होगा क्योंकि स्ट्रेस आप अप्लाई करो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा कि जितना आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे उतना ही स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या दोनों बॉडीज में जो स्ट्रेन हो रहा है क्या वो इक्वल होगा? नहीं। इट मींस मटेरियल की अपनी कुछ प्रॉपर्टी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो आप हर एक केस के लिए कि स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेस कम करोगे स्ट्रेन कम होगा, लेकिन वो कितना होगा, दिस विल डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या जो आपने वायर लिया है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उस मटेरियल कैसा है, वो हार्ड मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ऑब्वियसली एलोंगेशन कम होगा, वो सॉफ्ट है तो एलोंगेशन ज्यादा होगा सेम लोड के लिए। तो जरूर यहां जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा यहाँ, ऐसा होता है ना। हम इक्वल रखने के लिए यहाँ पर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, और जो कांस्टेंट आएगा वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, और वो कांस्टेंट को हम लिखते हैं कैपिटल E, एंड वेयर E इज कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब उस मटेरियल का एक ऐसा टर्म जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ये कैसे, ये E है, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। एल्यूमिनियम के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, कॉपर के लिए कुछ और होगी, या जो भी वायर यूज कर रहे हो हर एक के लिए, आयरन के लिए कुछ और होगी। लेकिन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल है जिस पे बेस्ड है सारा मैटर। क्या कि आप स्ट्रेस अप्लाई करो स्ट्रेन आएगा, लेकिन कितना आएगा वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, इसलिए इस E का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ आई अब? हाँ, क्लियर है? तो अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं व्हाट इज E या E को कैसे डिफाइन करोगे, तो आप E को डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये रेशियो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। So coefficient of elasticity or modulus of elasticity is actually ratio of stress to strain. ये एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई आपने जो फिजिकल क्वांटिटी जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें जब हम फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे आपको याद करने को बताए होंगे सबने, तो उसमें आप ध्यान देना कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके लिए अब देखो इसकी हम यूनिट डिफाइन करने जा रहे हैं, इसकी यूनिट डिफाइन कर लेते हैं। तो यूनिट क्या होगी, यूनिट इन दोनों से बनेगी, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो मैंने ऊपर लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्ट्रेन की यूनिट नो यूनिट। इट मींस कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हैज सेम यूनिट्स एज स्ट्रेस, तो डायमेंशनल फार्मूला भी वही होगा। तो यहां से आपको डायमेंशनल फार्मूला की लिमिटेशन समझ आती है कि डायमेंशनल फार्मूला देख के आप नहीं बता पाते हो कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। देखो जैसे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस दोनों की यूनिट क्या आ रही है, सेम आ रही है, मतलब डायमेंशनल फार्मूला क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आप अगर मैं यहाँ डायमेंशनल फार्मूला क्या आया था, m1 l माइनस 1 t माइनस u। अगर मैं ये लिख देता हूँ, आपको बोलता हूँ बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप बता पाओगे?
there is a small confusion between stress and coefficient of elasticity और pressure pressure की भी तो यही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक नई क्वांटिटी पढ़ी है जिसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, अगेन सीजीएस यूनिट टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। और जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता, अब आगे के जो हमारे टॉपिक्स होंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इस ई को डिफाइन करेंगे हर एक के केस के लिए। कितने तरह के केस पढ़े हैं, एक हमने वायर का केस पढ़ा, एक हमने स्फेरिकल बॉडी का केस पढ़ा, एक हमने क्यूबिकल बॉडी का केस पढ़ा। वायर के केस में हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन पढ़ते हैं नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। दूसरा क्या था, स्फेरिकल बॉडी में हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से। और तीसरा हमने शेयर स्ट्रेन पढ़ा टेंजेंशियल स्ट्रेस की वजह से। अब इन तीनों के केस में जो ये ई डिफाइन होगा वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मतलब हम हर एक के लिए कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे, ओके।